नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत की सबसे जो महत्वपूर्ण आज सुर्खियां हैं जो अभी अभी प्राप्त हुआ कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में बहुत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा यूजुअल 25 जनवरी को होती है। स्वतंत्रता के गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर ये होता रहा है। सरकारें चाहे जिसकी हो, ये परंपरा है कि हम अपने राष्ट्र नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। ये एक अत्यंत ही गौरव का क्षण होता है उस भारतवासी के लिए जिसको ये पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसे इस पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है। वो धन है माँ बाप जिन्होंने ऐसे नायाब औलादे इस देश को दिया है, वो पुरुष हो या महिला हो, औलाद है। मतलब उसमें औलाद का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पुरुष के लिए कह रहा हूँ। हमने बहुत माताओं बहनों को भी पद्म पुरस्कार, हम तो भारत रत्न जैसे पुरस्कार से भी नवाजे हैं। आज लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं सारी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा। जो दो नाम बहुत आकर्षित किया, उस नाम को मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को उसमें लेस मात्र भी ऑब्जेक्शन होगा। पहला नाम तो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत साहब को सीडीएस के पद पर थे और उनका बलिदान हुआ है एक असामयिक दुर्घटना से। वो जांच का विषय है कि वो कैसे गए हैं, लेकिन सीडीएस रावत का इस देश में योगदान पर किसी को भी रत्ती भर भी संदेह नहीं है। वो माँ भारती के पूज्य लाल थे, हम उनको सलाम करते हैं। पद्म पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। पुरस्कार स्वयं पुरस्कृत महसूस किया होगा जब उसे पता चला होगा कि वो अब सीडीएस रावत के नाम के साथ जुड़ने वाला है, तो खुद को अलंकृत महसूस हुआ होगा। बहुत कम भारत में ऐसे अवसर आए हैं जब पुरस्कार खुद को पुरस्कृत महसूस किया हो। मित्रों, एक और पुरस्कार है, उसको हालांकि राजनीतिक पुरस्कार कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हिंदू हृदय सम्राट का तगमा इसके पहले किसी भी महान शख्सियत को मिला हो। आप थे श्रीमान कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी और जनरल सीडीएस रावत को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं उन दोनों महानुभावों के श्री चरणों में अपना सब प्रणाम निवेदित करता हूँ। राष्ट्र उनका ऋणी है, उनके योगदान को राष्ट्र याद रखेगा। या अमिट लोग हैं, आपको मिटाया नहीं जा सकता। फिजिकली बेशक आप ना हो, लेकिन आपका आभामंडल इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है किसी न किसी रूप में। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट भी हो गया। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको मैं किस रूप में आपके सामने रखूं। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। अब ये बात बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य और पूरा कम्युनिस्ट अपने आप को भारतीय नहीं मानते, क्योंकि भारत की बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को लेने से इनकार करना भारतीयता को इनकार करने जैसा है। हालांकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे बताया नहीं गया है। मतलब हमारे देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक पुरस्कार को पुरस्कृत करते वक्त किसी की राय नहीं लेते। अब इससे बड़ा निष्पक्षता का प्रमाण तो कुछ हो ही नहीं सकता कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ये कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब मैंने बहुत बढ़िया राष्ट्र नायक को अपना मत डाल दिया था। राष्ट्र ऋणी है हमारे नरेंद्र मोदी पर कि आप जिसको पुरस्कृत करते हैं उसे बताते तक नहीं। अब इससे बड़ा निष्पक्षता का तो मैं कोई प्रमाण ही नहीं मानता, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि ऐसी पुरस्कारें सेटिंग गेटिंग और प्रभाव से प्रभावित होकर के दी जाती है। कभी कभी वोट बैंक देखी जाती है, कभी कभी खानदान वसीयत विरासत देखी जाती है, कभी कभी उसको देने की वजह देखी जाती है कि कौन से वोट को साधेगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह।
लेकिन अगर बुद्धदेव भट्टाचार्य का ये बात सही है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कोई पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है, तब तो मैं समझता हूं कि इस पुरस्कार देने वाली संस्था जिसने भी मतलब इसकी चयन किया हो, उसके चयन समिति में जो लोग हों और खासतौर से सरकार को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। क्योंकि पुरस्कार का मतलब यही है कि पुरस्कार बिका नहीं, पुरस्कार प्रभावित नहीं हुआ, पुरस्कार को किसी के प्रभाव के तले नहीं दिया गया। मतलब पुरस्कार पाने वाले लोगों की योग्यता, उसकी काबिलियत और उसके देश के प्रति योगदान को देखते हुए दिया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक खुले माइंडेड के कम्युनिस्ट थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज्योति बसु उदारीकरण के पक्षधर नहीं थे, जबकि बुद्धदेव भट्टाचार्य कम्युनिस्ट में भी उदारीकरण के पक्षधर थे। कुछ भी नहीं थे, पश्चिम बंगाल जैसे हमारे भारत के अभिन्न अंग के एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और कम्युनिस्ट माइंडेड होते हुए भी एक सूबे को उन्होंने चलाया था। भारतीयता के वजह से उनको पुरस्कार दिया गया होगा और उनको पुरस्कार देने के पीछे नरेंद्र मोदी और पुरस्कार देने वाली समिति की मंशा रही होगी कि भाई पुरस्कार पर सिर्फ दक्षिणपंथी लोगों का अधिकार थोड़ी है, वो तो समस्त भारतवासियों का अधिकार है। अगर आप कल्याण सिंह को पुरस्कृत कर रहे हैं तो आप बुद्धदेव भट्टाचार्य को ही करिए। बेशक बुद्धदेव भट्टाचार्य आपके विपरीत राजनीति के लोग हों। मतलब मैं नरेंद्र मोदी को अपना मतदान दे करके अपने ऊपर एहसान किया हूं कि हमने एक ऐसे महान शख्सियत को मतदान दिया जिसका कोई शान नहीं, जिसकी निष्पक्षता का स्वयं विपक्ष के लोग गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक तरह से उनका विज्ञापन होगा, नरेंद्र मोदी के लिए पारितोषक है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पुरस्कार लेने से यह कहते हुए मना किया कि मुझे तो इस विषय में बताया नहीं गया था, मुझे तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब जो अब के पहले ये कहा जाता था, आशंका थी कि भाई पुरस्कार सेटिंग से की जाती है, लॉबिंग से की जाती है। जिन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है वो लॉबिंग करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करवाते हैं और कुछ न कुछ करते कराते हैं, जिस वजह से उनको पुरस्कार मिलता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बयान के बाद वो बात खत्म हो गई है। धन्य हो नरेंद्र मोदी, आपकी सदा विजय हो। खैर, आज बात पद्म पुरस्कारों की नहीं थी, वो तो चूंकि मैं जस्ट अभी आपके सामने आया हूं और पता चला कि पद्म पुरस्कार की घोषणा हो गई। जो हेडलाइन था, मैं 2 मिनट लेट इसलिए हुआ कि हेडलाइन पर पद्म पुरस्कारों का चर्चा आने लगा, इसीलिए मैं संपूर्ण लिस्ट लेकर नहीं तो आपके सामने बात करता। मैं बाहर था और अभी घर पहुंचने में लेट हो गया। मैं जस्ट आया और कैमरा खोलने से पहले टीवी खोला तो हेडलाइन में आ रहा था। खैर, मेरा हेडलाइन है आज का कि जो कांग्रेस में रोज रोज टूट हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? जो लोग टूट रहे हैं उनका निहित स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, राजनीति में बने रहने की लालसा, लालच या गांधी परिवार की हठधर्मिता। इसी पर कुछ देर आपसे बात करूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है जो अन्य समाचार चैनलों पर नहीं होता है या नहीं होने दिया जाता है। मित्रों, आज आरपीएन सिंह भी कांग्रेस को छोड़ दिए। कौन आरपीएन सिंह? ये तो अब प्रश्न होगा ना कि कौन आरपीएन? वही आरपीएन जो बिना किसी राजनीतिक आधार के केंद्र सरकार में मंत्री थे, भारत महान के एक राज्य के प्रभारी थे और झारखंड में सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान करने का दावा करते थे। स्वयं आरपीएन अपना चुनाव हार गए थे, अपने मतदाताओं का भरोसा खो चुके थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको प्रभारी बनाया था और एक ओहदा दिया था, 24 अकबर रोड में एक दफ्तर दिया था। आरपीएन के पूज्य पिताजी सीपीएन सिंह जी कांग्रेस के कदावर नेता हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री होते थे और पिताजी के नाम पर ही पुत्र जी अपनी विरासत चला रहे थे। ये हाल करीब करीब उसी तरह से है जिस तरह से जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल किया था, ये जानते हुए कि जितिन प्रसाद अपने भाभी को ग्राम प्रधान के चुनाव में और अपने परिवार के सदस्य को पंचायत सदस्य के चुनाव में भी जितवा नहीं पाए। मतलब वो अपने गांव में 10, 20, 50 वोट नहीं ले पाए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तामझाम से अपने यहाँ ज्वाइन करवाया था। आरपीएन की भी स्थिति करीब करीब वही है। खैर,
भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए अब ये बताने की जरूरत तो सीधा स्पष्ट बात है कि उनके सर्वाइवल खतरे में लग रहे थे। कांग्रेस में रहते हुए उनको कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, और ये ऐसे लोग हैं जो बिना पद के, प्रतिष्ठा के, बिना किसी सीट के रह नहीं सकते। तो आरपीएन को दिख रहा था कि भाई अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है और देश दुनिया में उनका एक नाम है, और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दिन तक नरेंद्र मोदी का मुकाबले में कोई विकल्प तैयार दिख रहा है। बड़ा अफसोस है। मैं तो हालांकि नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूँ, भारत माता का भक्त हूँ और भारत महान का पूजा करने वाला एक पुजारी हूँ, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में इस बात का मैं हमेशा से मांग करता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में नरेंद्र मोदी से भी बड़ा प्रभावशाली आदमी को हमेशा सामने खड़ा होना चाहिए, ताकि नरेंद्र मोदी जब भी आराम करने की सोचे तो उनके दिमाग में यह डर बना रहे कि जैसे मैं हटूंगा ये फलाना वाला आदमी हमारे सीट को ऑक्युपाई करने की मुझसे बेहतर क्षमता रखता है। क्रिकेट में कहा जाता है कि जो बेंच सीटर है, हाँ आदरणीय तिवारी जी को नमस्कार, आप अपना आशीर्वाद बनाए रहें, और अगर लगता है कि मेरी बात में कोई त्रुटि है तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। आप जैसे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान लोग मेरे को सुनते हैं, मेरे लिए हौसला है, ये मेरा पारितोषक है और यही मेरा पारिश्रमिक है। लेकिन आपका मार्गदर्शन मेरे लिए मेरा हौसला बढ़ाने में और उत्प्रेरणा का काम करेगा, जिस तरह से केमिकल रिएक्शन में MnO2 करता है। आप विज्ञान के विद्यार्थी, आपको पता होगा MnO2 केमिकल को रिएक्शन में बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। उस रिएक्शन वाले में कोई योगदान नहीं होता, ना ही वो उसमें रहता है पोटेंशियल, वो निकल जाता है, बट सिर्फ उत्प्रेरणा काम करता है। तो आपका मार्गदर्शन मेरे लिए उत्प्रेरणा का काम करेगा। आप मुझसे अपना मार्गदर्शन जरूर दीजिए अगर लगता है कि मेरी वाणी में कहीं त्रुटि आ रही हो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएन सिंह को और कांग्रेस क्या दे सकती थी, और कांग्रेस और क्या देने की स्थिति में थी? दोनों ही बातों का एक ही जवाब था कि कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को बहुत कुछ दिया, वो जो डिजर्व कर रहे थे उससे ज्यादा दिया। देश में सबसे प्रतिष्ठित मंत्रालय, जिसको मलाईदार मंत्रालय सीधे शब्दों में कहा गया, सड़क परिवहन और पेट्रोलियम जैसे मंत्रालय में आप राज्य मंत्री थे मनमोहन सिंह के सरकार में। अब चूंकि कांग्रेस के पास सरकार है नहीं कि आपको मंत्री बना दे, तो आपको एक राज्य का प्रभार दिया है, मतलब एक मुख्यमंत्री आपके सीधे नियंत्रण में काम कर रहा है। उसके बाद और क्या चाहते थे आप? मतलब आप केंद्र में सीधे दखल वाली मंत्री चाहते थे, जो कांग्रेस के पास फिलहाल है नहीं और आगे दिख नहीं रहा है। तो आपको अपना भविष्य अधर में लगा, तो आप पार्टी में काम करने के लिए, देश में काम करने के लिए, जनता के बीच में काम करने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप बने हुए हैं सीट संभाल करके सीट को सुशोभित करने या सीट को ऑक्युपाई करने के लिए। तो क्या कांग्रेस में अब वो तमाम लोग उसी तरह के लोग हैं जो कांग्रेस में ऑक्युपाई चाहते हैं और उनको कहीं ऑक्युपेशन नहीं मिलती है तो उस जगह में जा रहे हैं जहां ऑक्युपेशन की कोई स्कोप हो? इस तरह के लोगों को राजनीति में प्रवेश कराने से पहले जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको 3 बार नहीं 300 बार सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? मैं यही करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन नहीं हूं, ना ही कांग्रेस का दुश्मन हूं। मैं तो भारत का एक चिंतक हूं और भारत के राजनीति में शुचिता की पूर्ण मांग करने वाला आदमी हूं। मेरा अपना विचार है कि भारत में पूर्ण शुचिता हो, राजनीति में शुचिता तो 100% होनी चाहिए, क्योंकि मतलबी, लालची और एहसान फरामोश लोग को तो जीवन में धरती में ही नहीं होनी चाहिए, राजनीति में तो मतलब नहीं होता। चर्चा करते हैं ऐसे लोगों की। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरवान में झांकने से पहले कुछ इतिहास पढ़े। बहुत लंबा इतिहास, में 200-500 साल की इतिहास नहीं कह रहा हूं कि आपको लंबा अध्ययन करना पड़ेगा। यादाश्त बहुत कमजोर होता है भारत के राजनीति में बने वाले लोगों को, उनको याद रहता नहीं। लेकिन अभी तो 4-5 दिन भी नहीं हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपको गरियाता धकियाता हुआ आपको पार्टी छोड़ के चला गया। दारा सिंह चौहान भी सेम लैंग्वेज किया, और 2-3 मंत्री और आपके विधायकों ने उसी तरह का बिहेवियर दिखाते हुए आपको त्याग दिया। याद करें कि वो कौन लोग थे? वो सब के सब लोग पराय दल से मौका परस्ती के चक्कर में आए थे। स्वामी प्रसाद कौन? स्वामी प्रसाद बहुजन समाज पार्टी में पहली बार विधायक बना, उसके पहले उसने बड़ी प्रयास की, हर दल में पापड़ बेला, कहीं पर उसकी पापड़ सिकाई नहीं हुई।
बहुजन समाज पार्टी के मायावती के लहर में आया और पहली बार विधायक बना। मायावती ने उसको मंत्री बनाया कि भाई दलित चेहरे में सिर्फ जाटो ही तो नहीं रहे, कुछ और लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि मायावती पर इल्जाम है कि वो जाटों की नेता है और खुद जाटो समाज से आती है। तो उसने कहा कि भाई इस इल्जाम के लिए एक अपना प्यादे को मंत्रिमंडल में डाला जाए। उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मंत्री था और शासन हटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष था। मतलब ये दोनों बड़े प्रतिष्ठित पद है। प्रदेश अध्यक्ष का पद तो तकनीकी रूप से मायावती से ऊपर पोस्ट है। मायावती उत्तर प्रदेश के नागरिक है और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष मतलब मायावती के ऊपर तकनीक रूप से। अब मायावती उससे ऊपर का दे सकती थी। जब उसका शासन था तो मंत्री बनाई और शासन हटा तो प्रदेश अध्यक्ष बनाई। ऐसी प्रतिष्ठामयी सीट को अगर कोई आदमी छोड़ता है तो कारण बताएगा। कोई लगता था ना कि काम करने का स्कोप नहीं था इसलिए मैं छोड़ दिया, ऐसा तो मायावती ने किया नहीं। मायावती जी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, कैबिनेट में मंत्री बनाया था, तो आप इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको धन कमाने का चांसेस नहीं था, बेटे को एमएलए बनवाने की चांसेस नहीं था, बेटी को एमपी बनाने का चांसेस नहीं था, खुद को मंत्री बने रहने का चांसेस नहीं था, क्योंकि मायावती की सरकार नहीं थी देश की किसी भी कोने में, तो कहां से बना देती। तो आपको भारतीय जनता पार्टी लगी, भारतीय जनता पार्टी का उभार दिखा और आप भाजपा में आए। भाजपा ने आपको पलक पावड़े बैठाया हुआ इसलिए बुलाया कि उसको एक टीवी में बयान देने का मौका मिले कि मायावती की लोकप्रियता गिर रही है, उसके अपने करीबी लोग हमारे में आ रहे हैं। और वही हुआ है और आपके अपने वोट और आपके लहर में मंत्री बन गए। 5 साल तक मंत्रिमंडल का लाभ लिया और जब लगा कि भाई योगी जी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी खुला खेलने देने की आजादी नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती है कि भाई राष्ट्र प्रथम है, आप आइए काम करिए, कमाने के लिए नहीं बनाए गए मंत्री, आपको मंत्री एक जिम्मेवारी आज है कल नहीं है। तो सोचे कि भाई अब तो आबो हवा ये है कि योगी ही अगला मुख्यमंत्री बनेंगे तो मौका नहीं मिलेगा, तो इससे बढ़िया है कि विरोध करके सिंपैथी लहर लिया जाए और विपक्ष में आया जाए। कहीं 1% इधर उधर हुआ तो मेरा मामला बना रहेगा, तो छोड़ करके चले गए। भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत से ऐसे कद्दावर सिपाहियों को जानता हूं जो 30-30, 35-35 साल से भाजपा में काम कर रहे हैं। एक टिकट के आस में उनको टिकट नहीं मिलता, वो दुगने मेहनत से फिर पार्टी के लिए लग जाते हैं और कहते हैं कि हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी को उचित लगा तो टिकट देगा, नहीं उचित लगा तो मैं तो पार्टी के लिए करता हूं, हमको टिकट लेने के आस में तो पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। लेकिन ये जो मौसमी लोग आते हैं, ये बरसाती मेढक के लोग, ये बरसात में टर करते हैं, बरसात खत्म होने के बाद मेढकों की आवाज सुनाई नहीं देती, न ही उनकी फुदकना कहीं दिखाई देता। अगर आपको दिखाई दे तो बता दीजिए। तो ये बरसाती मेढकों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल का काम है, ये मोदी जी और योगी जी को जानना चाहिए, क्योंकि तराजू को मेढक तोड़ना बड़ा द्रूह काम है। योगी जी कभी आप तोड़ करके देखिएगा, एक कूदेगा तो दूसरा भागेगा, बात बढ़िया नहीं बैठ पाता है। आरपीएन सिंह भी उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आज आरपीएन आए हैं। मुझे हालांकि दूर दूर तक कांग्रेस का केंद्र में आने की कुछ दिख नहीं रहा है, बट राजनीति तो 24 घंटे में बदलती है। कोई एक ऐसा लहर आ गया, एक ऐसा कोई इशू आ गया जिसमें भारत के महान नागरिक को लगेगा कि यार नहीं, मोदी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो तुरंत पलट देगा। उसमें तो कहाँ लगता है कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहाँ लगता था कि गुजराल साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बट देश ने बनाया ना उनको। तो इस देश में प्रधानमंत्री तो बड़ा ही अजीब अनोखा तरीका से बनता है। ये देश में तो प्रधानमंत्री का तो कहिए मत लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और तो छोड़ो मनमोहन सिंह हॉल में सोए हुए थे, लेकिन वो भी आकर के प्रधानमंत्री बन गए, जिनको खुद ही पता नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। देवगौड़ा जी बिहार भवन में सो रहे थे और प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो वो तो चर्चा बात की बात है। मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग अगर कल को आपके साथ थोड़ी बहुत भी कुछ ऐसी होती है तो क्या आपके साथ रहेंगे या पहले साझ उठ करके दूसरे में चले जाएंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाहियों के साथ ही होना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं का हक मार करके मौसमी बरसाती मेढकों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के नहीं है। आज आपका मौसम है तो आपके साथ है, कल आपका मौसम थोड़ा बहुत करवट लेगा तो ये फिर फुदक करके दूसरे तरह